हाँ जी, आज अपन इसमें ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट फेजर डायग्राम को थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम को ब्रीफ डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। ये पहले से ही अपन ने जो किया है, लेकिन फिर भी विल सी ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है। ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस होता है, एक लीकेज रिएक्टेंस होता है, ये कंपोनेंट होते हैं, इसको कोर कंपोनेंट बोलते हैं, इसको मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये ट्रांसफॉर्मर पे सोर्स लगा होता है। ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर पे ये उसका रेजिस्टेंस होता है, ये लीकेज रिएक्टेंस होता है और ये लोड होता है। ये ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को शो करता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस को शो करता है, ये कोर के रेजिस्टेंस को शो करता है, ये कोर के मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को शो करता है, ये वाइंडिंग को शो करता है, ये कोर को शो करता है, ये R2 रेजिस्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग जो कॉपर वाइंडिंग होती है उसके रेजिस्टेंस को शो करता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, जो लिंक नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, उसको लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ से जो करंट चलता है वो I2 होता है। यहाँ जो वोल्टेज होता है आउटपुट में उसको V2 कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो E1 और E2। यहाँ वोल्टेज होता है वो E2 होता है। यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो E1 होता है। यहाँ जो वोल्टेज होता है सोर्स वोल्टेज वो V1 होता है। यहाँ से जो करंट चलता है वो I1 होता है। यहाँ जो करंट आता है वो I0 होता है। यहाँ जो करंट जाता है वो I1 लोड रिफ्लेक्शन कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं, इसको लोड कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। प्राइमरी साइड का ये I2 करंट सेकेंडरी लोड कंपोनेंट होता है। इसका ये कंपोनेंट जो है कोर कंपोनेंट होता है और ये कंपोनेंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I होता है। ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का। ये क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। इसकी अपन यदि इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ जो वोल्टेज मिलता है वो E1 होता है, ये वोल्टेज E1 और ये वोल्टेज E1 होता है तो V1 ज्यादा होता है तो V1 की वैल्यू जो है E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 आईटा X1, इन दोनों के सम के बराबर होती है। I1 और आईटा X1 को दोनों को जो है I1 कॉमन लिया जा सकता है तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वैसे वो 180 डिग्री होती है, लेकिन इसको मैं इसे भी डायरेक्शन में लेके वेक्टर सम करना चाह रहा हूं तो ये होता है I1 प्लस I1 R1 प्लस आईटा X1। ये इसकी इक्वेशन है। अब ये सेकेंडरी साइड की इक्वेशन लिखना चाहें तो E2 वोल्टेज ज्यादा होता है V2 से, क्योंकि V2 वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ कोई ड्रॉप होगा बाकी का वोल्टेज V2 होगा तो V2 प्लस I2 R2 प्लस आईटा X2, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप है। इसको सेकेंडरी का इंपीडेंस कहते हैं, इसको दोनों को मिला के प्राइमरी का इंपीडेंस कहते हैं। ओके, अब मैं यदि प्राइमरी में जो लॉसेस निकालना चाहूंगा, प्राइमरी साइड में लॉसेस जो लॉसेस कैलकुलेट करना चाहूंगा तो एक तो यहां लॉस होगा, एक तो यहां पे लॉसेस होगा। इसको बोलेंगे I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस एक यहां लॉसेस होगा IC स्क्वायर इंटू RC। सेकेंडरी में यदि लॉसेस कैलकुलेट करना चाहेंगे पावर लॉस सेकेंडरी, तो यहां पे लॉस होगा केवल जो होगा I2 स्क्वायर इंटू R2। ओके, तो ये कोर लॉस है। इस कोर लॉस को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो E1 पे डिपेंड करता है, जबकि E1 पता नहीं होता क्योंकि V1 वोल्टेज भी गिवन होता है। V1 वोल्टेज तो सोर्स वोल्टेज का होता है, वो V1 होता है। E1 तो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होता है। V1 और V2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, E1 नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा ये IC जो करंट की वैल्यू निकालना टेढ़ा काम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि यहाँ का लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस ब्रांच को मैं यहाँ से हटाकर
इस ब्रांच को मैं यहां से हटाकर क्या करता हूं, इस ब्रांच को मैं यहीं जोड़ देता हूं। ये सोर्स वोल्टेज है और ये ब्रांच को मैं यहां ऐड कर देता हूं। ये रेजिस्टेंस है, कोर का रेजिस्टेंस है, ये कोर का लीकेज रिएक्टेंस है, इसलिए इसका वोल्टेज V1 हो जाता है। जो भी V1 वोल्टेज होता है, जो भी वोल्टेज होता है वो भी V1 वोल्टेज यहाँ होता है, और ये लॉस एक होता है, दूसरा ये लॉस होता है। तो इसकी वैल्यू बहुत इसी आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि अभी ये टोटल वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया है RC का और X5, मतलब फ्लक्स और ये दोनों ही वोल्टेज डिपेंडेंट हो गए। थोड़ा सा फर्क क्या पड़ा है कि यहाँ जो आने वाली करंट है I1 हो गया, I1 डैश हो गई है, तो थोड़ी सी करंट कम हो गई है। इसको I1 कहेंगे, I1 डैश कहेंगे, तो थोड़ी करंट कम हो गई, लेकिन ये लॉस थोड़ा बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, ये थोड़ा सा कम हो गया। ओवरऑल मिला के प्राइमरी लॉस बराबर सेम, प्राइमरी लॉस जो हो रहा है वो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसको अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये सेकेंडरी साइड है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा लेक्चर 1 घंटे का लिया हुआ है। आप जो डिटेल में पढ़ना चाहें तो उस घंटे वाले लेक्चर में पढ़ सकते हैं। बस यहाँ तो थोड़ा थोड़ा जो है मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर रहा हूँ। यहाँ यदि R2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ लॉस होगा वो I2 स्क्वायर इंटू R2। मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ ले जाऊं, यहाँ से हटा दूं, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ ले जाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है R2 डैश, और यहाँ आने वाला करंट है वो I1 डैश है, तो I1 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश। तो ये R2 डैश कितना होगा, ये R2 डैश माना है वहां पे, सपोज किया है, तो इसकी वैल्यू I2 बाई I1 डैश होल स्क्वायर इंटू R2। ये ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो MMF बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। MMF बैलेंस, MMF बैलेंस ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? MMF, इसको बोलते हैं N1 I1 डैश। ये प्राइमरी का MMF होता है, इस वाइंडिंग का MMF होता है, इस वाइंडिंग का MMF होता है N2 I2। यहाँ I1 डैश है, तो यहाँ से अपन कहें कि I1 डैश बाई I2 की जो वैल्यू होती है वो N2 बाई N1 होती है, उल्टी होती है। करंट और टर्न रेशियो उल्टे रेशियो होते हैं एकदम। तो I2 बाई I1 डैश की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा N1 बाई N2, N1 बाई N2 होल स्क्वायर इंटू R2। और N2 बाई N1 को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट को ट्रांसफॉर, ये तो इनपुट अपॉन आउटपुट उल्टा हो गया है, तो इसकी वैल्यू होगी R2 बाई K स्क्वायर। तो यहाँ से यदि रेजिस्टेंस को अपने यहाँ ले जाते हैं वहाँ पे, तो ये R2 डैश की जो वैल्यू होती है, R2 डैश क्या होता है, ये R2 बाई K स्क्वायर होता है। ऐसे ही इस लीकेज इंपीडेंस को भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, और जब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है लीकेज रिएक्टेंस की, वो भी X2 बाई K स्क्वायर होती है। इसको X2 डैश कह देते हैं। तो ऐसे करके सारे पैरामीटर्स को प्राइमरी सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट किया जाता है। अब यहाँ से ये हट जाते हैं और इस टाइप से वाइंडिंग हो जाती है। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है कि प्राइमरी के पैरामीटर को सेकेंडरी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी में जो लॉस कर रहा था वो ये जो लॉस कर रहा है यहाँ पे, ये लॉस कर रहा है I1 डैश स्क्वायर इंटू R1। मैं इसको R1 को यहाँ लगा दूँ तो ये R1 डैश हो जाएगा, तो ये लॉस करेगा R1 डैश इंटू I2 स्क्वायर। यहाँ करंट है वो I2 है, तो ये लॉस करेगा। तो ये R1 डैश की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर इंटू R1, I1 डैश। I1 बाई I2 को N2 बाई N1 कहते हैं, N2 बाई N1 कहते हैं, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। N2 को टर्न रेशियो कहते हैं, टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, तो इसको बोलते हैं K स्क्वायर इंटू R1। तो मैं इसको यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है K स्क्वायर इंटू R1। और यदि इसको भी यहाँ से हटा के, इसको यहाँ से हटा के और यहाँ ले जाना चाहूँ इसको रिएक्टेंस को, लीकेज रिएक्टेंस को, तो इसकी वैल्यू हो जाती है K स्क्वायर इंटू X1। तो यदि प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं तो K स्क्वायर से गुणा करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में लाते हैं तो बढ़ जाता है, और सेकेंडरी में प्राइमरी में ले जाते हैं तो मतलब बाई K स्क्वायर का भाग देना पड़ता है, तो छोटा करना पड़ता है, मतलब कि बाई करना पड़ता है, और इधर ले जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स प्राइमरी साइड से सेकेंडरी और सेकेंडरी साइड से प्राइमरी शिफ्ट हो जाते हैं।
ओके, वैसे प्राइमरी पर यूनिट जो वैल्यू होती है ट्रांसफार्मर के पैरामीटर की एक ही होती है, वो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें पर यूनिट वैल्यूज क्या होती है उसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, ये तो था ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को इधर से उधर शिफ्ट करने का, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने का ये था। अब अपन थोड़ा सा दोबारा से फेजर डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। फेजर डायग्राम वैसे क्या होता है? फेजर डायग्राम एक तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट और वोल्टेज होता है। जो वैसे करंट और वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसका भी वेक्टर फॉर्मेट में एक डायरेक्शन के साथ, एंगल के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब वेक्टर फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप के इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम जो होते हैं उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। तो अपन फेजर डायग्राम यदि ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करें तो सबसे पहले इसमें सप्लाई वोल्टेज V1 होता है। V1 वोल्टेज जब देते हैं तो यहाँ पे करंट आती है, उस करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं I म्यू, और ये करंट बहुत कम होती है। वैसे कितनी होती है? फुल लोड करंट की 1 से 2% होती है, 2%। जैसे ही ये और करंट आती है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये इसकी वैल्यू E1 होती है और ये E2 होती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, और सेकेंडरी में जैसे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी में करंट आ जाता है, इसको I2 कहते हैं। इस करंट के और उल्टी डायरेक्शन में एक करंट आ जाता है, इसको I1 डैश कहते हैं। I1 नहीं, I1 डैश। यहाँ एक छोटा सा करंट होता है, उसको बोलते हैं कोर कंपोनेंट ऑफ करंट, और इन दोनों करंटों का सम मिला के बोलते हैं नो लोड करंट। इधर एक मैग्नेटिक फ्लक्स V5 भी होता है, इसको बोलते हैं नो लोड करंट I0। ये नो लोड करंट जो है वो इसके अंदर जोड़ दिया जाए I1 डैश में तो ये रिजल्टेंट करंट बन जाता है, इसको I1 कहते हैं। I1, इस करंट को I1 कहते हैं। इस एंगल को थीटा नॉट मींस नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, और इसको लोड एंगल कहते हैं I1, इसको लोड एंगल कहते हैं θ2। ओके, ये सेकेंडरी का है, ये प्राइमरी का है, इतना दोनों में फर्क होता है। यदि इसको मैं और थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना चाहूंगा, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप वाइंडिंग के भी शेयर करना चाहूंगा, इंक्लूड करना चाहूंगा, तो इसको मैं V1 नहीं कहूंगा, यहाँ पे मैं E1 डैश कहूंगा। E1 डैश या E1 पे बार लगा दूंगा, तो ये E1 जो वोल्टेज है वो इधर आ गया है, बार लगा दी मतलब उल्टी डायरेक्शन में मैंने ले लिया है। E1 में I1 R1 जोड़ते हैं, V1 की वैल्यू जो होती है वो E1 बार प्लस I1 R1 प्लस I1 आइटा X1 होता है, I1 आइटा X1 होता है। तो ऐसे करके जो है इसकी वैल्यू हो जाती है, तो E1 हो जाता है, इसमें I1 R1 ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है, इसमें ये जोड़ दिया जाता है, ये हो जाता है। इन दोनों को जो है मिला के इसकी वैल्यू V1 होती है रियल में, ये V1 होता है रियल में। ओके, ये I1 R1 होता है और ये I1 X1 होता है। I1 इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो यहाँ से E1 को मैं ऊपर ले गया हूँ, अब केवल V2 बचा है, और V2 में से माइनस करें तो या अपन कहें कि E2 जो होता है वो V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 होता है। तो यहाँ कोई V2 की वैल्यू है, ये V2 है, ये V2 है। V2 में I2 R2 जोड़े और I2 X2 जोड़े, I2 X2 और ये I2 R2 और ये V2, तो ये बन गया है E2। तो ये ट्रांसफार्मर का एक क्या है? फेजर डायग्राम, नॉट द इक्विवेलेंट सर्किट, इट द फेजर डायग्राम। फेजर क्यों है? ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है स्केलर क्वांटिटीज का, मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। ये तो थोड़ा कॉल मिस जो प्रीवियस लेक्चर है उसका मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है, जिससे आप लोगों को कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लोगों को समझ में आ जाए। अब अपन बात करते हैं सीधे के सीधे किसके ऊपर? टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर्स टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट में एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ऐसे ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
ओपन सर्किट का मतलब होता है कि वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, मीन्स ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग लगी हुई है, ये ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग लगी हुई है। इसको मैं 3D में दिखाऊं तो ऐसे दिखाता हूं। ये ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग लगी हुई है, ये ट्रांसफॉर्मर की लैमिनेटेड कोर है, लैमिनेटेड कोर है ये ब्लेड्स हैं, ये सिंगल सॉलिड पीस नहीं होता है, ब्लेड फॉर्मेट ब्लेड स्ट्रक्चर में कोर होता है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मर की क्या है, ब्लेड्स हैं। तो ये कोर हो गया ट्रांसफॉर्मर का। 3D व्यू दिखा रहे हैं आपको, 3D व्यू में समझ में अच्छा आएगा आपको, इसलिए इसको 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर वाइंडिंग है, उसको मैं लपेटता हूं, तो ये वाइंडिंग है, ये सोर्स है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये ओपन है, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं, जो भी अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा इजी कैलकुलेशन में होता है। तो ये अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यह एक लीकेज रिएक्टेंस होता है, ये नो लोड में ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस होता है, ये प्राइमरी का जो है लीकेज रिएक्टेंस होता है, और प्राइमरी का एक रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये लीकेज रिएक्टेंस होता है प्राइमरी का। ये वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी पे लोड होता है, यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस होता है, एक इसका लीकेज रिएक्टेंस होता है। ओके, ये कोर को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ये करंट I2 होता है, तो I2 करंट की वैल्यू 0 है, तो I1 डैश, ये करंट I1 डैश होता है, I1 डैश, ये N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2 होती है। ये I2 0 हो गया, तो ये I1 डैश भी क्या हो गया, 0 हो गया। I1 डैश 0 हो गया, इसका मतलब ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो इस सर्किट को हटा देता हूँ, तो ये सर्किट को तोड़ देता हूँ, तो यहाँ कोई करंट ही नहीं दिखेगा, यहाँ कोई करंट नहीं दिखेगा। ऐसा ही सर्किट मान लेते हैं, इसको ऐसे सर्किट मान लेते हैं, यहाँ कोई करंट नहीं आएगा। इस सर्किट को मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, यहाँ से हटा दो, यहाँ कोई करंट नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये I1 डैश करंट 0 है। ये सर्किट होता है, ये आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है नो लोड टेस्ट का। अब इसको टेस्ट को परफॉर्म करने मतलब टेस्टिंग करनी है, तो 3 मीटर लगाते हैं इसमें मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका हूँ, तो इसको 3 मीटर लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे, एक वोल्टमीटर। तो इसमें क्या होता है, करंट बहुत कम होती है, नो लोड में करंट बहुत कम होती है, फुल लोड करंट की या रेटेड वैल्यू की 2 से 3% होती है। इसलिए एमीटर सबसे सेंसिटिव होता है, सबसे पहले मतलब ट्रांसफॉर्मर की साइड में एमीटर लगाते हैं, फिर वाटमीटर लगाते हैं, ये वाटमीटर हो गया, फिर वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है। अब वाटमीटर की 2 कॉइल होती हैं, एक पैरेलल कॉइल होती है जिसको पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, एक करंट कॉइल बोलते हैं। ऐसे अपना वाटमीटर लग गया है, और वोल्टमीटर लग गया, एमीटर लग गया है। ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किसका, नो लोड टेस्ट का, नो लोड टेस्ट का, नो लोड टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम, बहुत अच्छा समझ में आने वाला डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि करंट बहुत कम होती है, करंट बहुत कम होती है, इसलिए मीटर वहां लगाते हैं जहां करंट कम से कम मेजरेबल रेंज में हो। तो हाई करंट जहां पे होती है वो लो वोल्टेज रेंज में होता है, तो ये LV साइड में तो एमीटर लगाते हैं, LV साइड है ये, LV साइड में, और HV साइड को ओपन रखते हैं, HV साइड को ओपन रखते हैं। सोर्स वगैरह सब LV साइड में लगाते हैं, क्योंकि LV में करंट ज़्यादा होता है, तो करंट को मेजर किया जा सकता है। अदरवाइज HV में लगाएंगे तो करंट वैसे ही कम होती है,
और एचवी में करंट वैसे ही फर्दर कम होती है, एचवी में वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, और टोटल करंट लोडेड का ही कम होता है, इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो एचवी साइड में करंट मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए इसको एलवी साइड में मीटर्स लगाते हैं। सारे मीटर्स जो है ना वो एलवी साइड में लगे होते हैं। और ये वाट मीटर जो होता है वो, और इसमें क्या होता है कि नो लोड करंट होती है। इसका फेजर डायग्राम बनाए हैं तो ये V1 वोल्टेज होता है और इसमें करंट मैग्नेटाइजिंग करंट होती है और थोड़ी सी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है। ये दोनों करंट को मिलाएं तो ये आई नॉट करंट कहलाती है, आई नॉट। और ये जो आई नॉट करंट होती है ये वोल्टेज के साथ एंगल 80 डिग्री, 82, 85 डिग्री के आसपास एंगल बनाती है। और इस एंगल का पावर फैक्टर निकालें, जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इस एंगल पे कोस थीटा करके, कोस थीटा, और उस थीटा की वैल्यू 80 या 85 डिग्री लिखें तो ये 0.1 या इससे कम होता है, 0.1 या इससे भी कम होता है। तो 0.1 के आसपास जो भी मीटर जो मेजरमेंट करता है उसको लो पावर फैक्टर मीटर बोलते हैं, LPF मीटर बोलते हैं, लो पावर फैक्टर मीटर, लो पावर फैक्टर मीटर, LPF, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। तो इसमें जो वाट मीटर लगता है वो भी लो पावर का मिलता है, एमीटर में लगता है वो भी लो रेटिंग का लगता है, वोल्ट मीटर होता है वो रेटेड वैल्यू का लगता है। वोल्टेज पूरा देते हैं, नो लोड टेस्ट में वोल्टेज अपन क्या करते हैं, पूरा देते हैं इसमें। और इसमें कोई एमएमएफ जनरेट नहीं होता, कोई जो है लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्स नहीं होता, बहुत कम के बराबर होता है। ओके, अब इस टेस्ट के अंदर 3 रीडिंग आती है, एक तो W नॉट की रीडिंग आ जाती है, एक V नॉट की रीडिंग आ जाती है, एक I नॉट की रीडिंग आ जाती है। तो W नॉट क्या करेगा, लॉस को पढ़ेगा, वो लॉस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो W नॉट की जो रीडिंग आती है वो होती है V नॉट स्क्वायर बाई RC। पैरेलल सर्किट है ना, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है पावर लॉस को डिनोट करता है। तो ये हो सकता है, या इसको V नॉट, I नॉट, कॉस ऑफ I नॉट भी कह सकते हैं, कॉस ऑफ I नॉट, थीटा नॉट, ऐसे भी निकाला जा सकता है पावर। और इसका जो दूसरा जो होता है, इसमें 2 करंट चलती हैं, एक करंट तो इधर से जाती है, एक करंट इधर से जाती है। इस करंट को I म्यू कहते हैं, इसको IC कहते हैं। ये 2 करंट के कंपोनेंट होते हैं और टोटल करंट को नो लोड करंट कहते हैं। तो नो लोड करंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। नो लोड करंट के एक कंपोनेंट है कोस थीटा, इसको IC कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है I नॉट साइन थीटा, थीटा नॉट, इसको I म्यू कहते हैं। तो यदि वोल्टेज में IC का भाग देंगे तो RC आएगा, ये RC रेजिस्टेंस आएगा, और इस I म्यू का भाग देंगे तो X फाई आएगा। तो RC की वैल्यू निकालने पे हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय IC, IC मीन्स V नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट, थीटा नॉट, और X फाई इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय साइन I म्यू, और I म्यू जो करंट होती है वो V नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट, ये I। तो ऐसे करके ये दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ऐसे करके क्या रखा है अपन ने, दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल ली है। दोनों कंपोनेंट्स मीन्स V नॉट और मीन्स ये इसको बोलते हैं कोर रेजिस्टेंस, इसको कोर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो कोर रेजिस्टेंस और कोर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है। ओके, पावर फैक्टर एंगल निकालना तो यहाँ से निकाल लेंगे। V नॉट में W नॉट में भाग दे देंगे V नॉट I नॉट का, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा नॉट। तो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर एंगल भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन इस टेस्ट में नो लोड लॉस निकालते हैं। नो लोड लॉस W नॉट सीधी वैल्यू देता है, इसको नो लोड लॉस बोलते हैं। RC निकालते हैं, X फाई निकालते हैं, मीन्स कोर कंपोनेंट, कोर रेजिस्टेंस निकालते हैं, कोर रिएक्टेंस निकालते हैं। इन दोनों को मिला के कोर पैरामीटर बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइंडली, इन दोनों को जॉइंटली बोलते हैं कोर पैरामीटर। तो अपन क्या करते हैं, इसमें कोर पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कोर पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। कोर पैरामीटर निकाल लेते हैं, नो लोड लॉस निकाल लेते हैं, नो लोड पावर फैक्टर एंगल निकाल लेते हैं, नो लोड करंट और वोल्टेज निकाल लेते हैं, ऐसे करके। और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये इसका हमेशा ये टेस्ट जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग पे करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को
ओपन सर्किट रखते हैं। ओके ओके, अपन इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, इससे आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे इससे पैरामीटर्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका वोल्टेज है 400/200 और इसकी पावर रेटिंग है दैट इज 10 kVA। एक ट्रांसफॉर्मर है, इस पे ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में 3 रीडिंग आती हैं। एक आती है W0 की रीडिंग, वो आती है मान लो 500 वाट। एक आती है V0 की रीडिंग, वो आती है 200 वोल्ट। एक आती है I0 की रीडिंग, क्लियर, V0 I0 cos of phi0। तो ये V0 की रीडिंग आ गई। दूसरी जो है I0 की रीडिंग आती है, तो यहाँ पे जो रेटेड वैल्यू ऑफ करंट है उसका बहुत कम ये करंट होती है, रेटेड वैल्यू ऑफ करंट का। तो मैं इसको 5000 वाट के बराबर ले जाने की कोशिश करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और ये 5000 हो तो ये कितनी होनी चाहिए, 25 एम्पियर होनी चाहिए। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और इसको हो जाएगा 25 एम्पियर आती है नो लोड करंट। ओ माय गुडनेस, 25 एम्पियर आ गई। एलवी साइड में टेस्ट करते हैं, तो इसलिए एलवी का वोल्टेज रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रहा है, लो वोल्टेज साइड है और करंट रीडिंग ज़्यादा आती है इसमें, क्योंकि ये जो है करंट ज़्यादा लेता है। और पावर फैक्टर की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, रिएक्टेंस कैलकुलेट करना, सब कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो था V0 = V0 I0 cos of phi0। यहाँ से अपन cos of phi0 निकाल लेते हैं, वो होता है W0 दैट इज 500 डिवाइडेड बाई V0 दैट इज 200 इंटू I0 दैट इज 25। So 0 0 cancel out, this is equal to 2 or it is equals to 1/10, that is 0.1. Okay, that is the range. Definitely the good answer, good result, good calculation. पावर फैक्टर 0.1 या इसके आसपास ही होता है नो लोड में। ओके, फिर यदि अपन वैल्यू किसकी निकालना चाहेंगे, आरसी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो आरसी की वैल्यू आती है V0 डिवाइडेड बाई I0 cos of phi0। सो V0 कितना है, V0 है 200, I0 कितना है 25, cos phi कितना है 0.1, 0.1 मीन्स 1/10, 0.1 है ना cos phi, 0.1 मीन्स 1/10, तो 10 मल्टीप्लाई हो गया, सो 10 हो गया, तो ये हो गया कितना 8, तो ये हो गया 80 ओम। ओके ओके, डेफिनेटली गुड आंसर। एक्स फाई निकालना चाहेंगे तो एक्स फाई होता है V0 I0 साइन ऑफ phi0। साइन phi0 की जो वैल्यू cos phi0 की वैल्यू बताओ तो साइन phi0 की वैल्यू निकल जा सकती है। साइन phi0 इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर phi0 दैट इज √1 माइनस 0.1 होल स्क्वायर दैट इज √1 माइनस 0.01 दैट इज √0.99 that is √0.999 0.999 approximately 8999। okay, so this is the value of sin phi0। sin phi0 1 square 1/100 100 minus 99 99 divided by 100 0.09। okay, so it is V0 that is 200, I0 is 25 and this is approximately 1, so it is equal to 8 ohm। it is approximately 8 ohm। So this is the way we'll find out all the things, all the parameters, the capacitive, the resistance, the core resistance is 80 ohm, core reactance is 8 ohm,
and then the cos phi is approximately 0.99, then the sin phi and cos phi is 0.8, and then voltage and current and this and these all things. So this is the way we can easily find out the no load losses of the transformer. This is a very good example. It's clarify. We will calculate the three things. One thing is RC, other thing is X, and third is the cos phi naught, and fourth is the loss. Fourth is the losses. They are the given for the losses. They are not a no load losses. No load losses. They are also known as constant losses. They are also known as core losses. Okay. So this is the one way. We will find out all the things relevant to no load losses. All the things related to no load losses means core losses, means constant losses. Okay. Now we are taking the second test, that is known as short circuit test. So short circuit means this, the secondary side is get short circuit, not the open, it is short circuit. Then the test is short circuit. So if we will do the short circuit of the high voltage, that is the very high voltage, and short circuiting of the higher voltage side give the very high amount of the current. That is dangerous for the transformer. Very high amount it produces very high because the short circuiting. So we are not doing the short circuit to the high voltage side and the instrument on the low voltage side. Now the instruments on the high voltage side, high voltage, and the low voltage side is the short circuit. This is the alter. This is the change when the tests are performed. So here the transformer. Not the transformer, here not directly apply the supply. If we will give the supply, full load इसमें यदि supply देते हैं तो करंट इतना ज़्यादा फ्लो होगा कि ट्रांसफार्मर बर्न आउट हो जाएगा. इसलिए सप्लाई वोल्टेज कम करते हैं और करंट उतनी ही रहनी चाहिए. एक एमीटर लगा देते हैं, उससे मेजर कर लेंगे, करंट उतनी ही रहनी चाहिए जितनी रेटेड वैल्यू होनी चाहिए. इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और सप्लाई केवल 20 से 30% रेटेड वैल्यू का देते हैं. तो इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका 20% या 30% सप्लाई देते हैं. सप्लाई देने के बाद सबसे पहले इसमें एक एमीटर लगा देते हैं, एमीटर के बाद में एक वाट मीटर लगा देते हैं, वाट मीटर के बाद एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं. ये अपन ने इस 3 इंस्ट्रूमेंट लगा दिए मेजरमेंट के लिए. इसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा देते हैं. ट्रांसफार्मर में कोर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें तो लॉसेस होते नहीं हैं. कोर कंपोनेंट तो ये होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़े लॉसेस होते नहीं हैं, इसलिए कोर कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े लॉसेस होते नहीं है, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस होते हैं. कोर कंपोनेंट में जो लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें वोल्टेज 20% कर देते हैं. तो लॉसेस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होते हैं. V1 स्क्वायर इंटू RC होता है, और ये वोल्टेज मैं 0.2 कर दूँ VC डिवाइडेड RC का होल स्क्वायर. तो 0.2 कर देता हूँ तो 0.04 और VC डैश डिवाइडेड बाई RC स्क्वायर. तो ये केवल 4% लॉस रह गया. तो ये बहुत कम लॉस होता है, और यहाँ पे करंट की वजह से लॉस ज़्यादा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस कम हो जाते हैं. इसलिए इन लॉसेस को मैं इग्नोर कर देता हूँ, इन पैरामीटर्स को इग्नोर कर देता हूँ, इस सर्किट को इग्नोर कर देता हूँ, और सर्किट में केवल रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, देन द रेजिस्टेंस, देन द लीकेज रिएक्टेंस, और सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट. ये रेजिस्टेंस R1 है, ये लीकेज रिएक्टेंस X1 है, X1, और ये रेजिस्टेंस है वो R2 नहीं है, R2/K स्क्वायर है, और ये जो लीकेज रिएक्टेंस है वो X2 नहीं है, X2/K स्क्वायर. और ऐसे ये टोटल ट्रांसफार्मर है. ये टोटल ट्रांसफार्मर है. इसमें 3 रीडिंग आती हैं. कितनी रीडिंग आती हैं? 3 रीडिंग आती हैं. एक रीडिंग आती है, इसको बोलते हैं I शॉर्ट सर्किट, दूसरा वाट मीटर W शॉर्ट सर्किट, और तीसरा वोल्ट मीटर वोल्टेज शॉर्ट सर्किट. 3 रीडिंग आती है. तो W शॉर्ट सर्किट जो होता है, I शॉर्ट सर्किट, V शॉर्ट सर्किट और W शॉर्ट सर्किट. तो W शॉर्ट सर्किट लॉस को बताता है, और लॉस कहाँ होगा? W शॉर्ट सर्किट क्या करेगा? केवल लॉसेस को बताएगा, और लॉस कहाँ होगा? रेजिस्टेंस में होगा. रेजिस्टेंस कहाँ है? एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये 2 ही रेजिस्टेंस है.
तो ये हो गया आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर। ये R1 इक्वलेंट वाला है, इसको आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट 1 बोलते हैं। इसको R इक्वलेंट 1 प्राइमरी साइड का इक्वलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्राइमरी साइड का इक्वलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हो गया। तो यहां से प्राइमरी साइड का इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है वो W शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई I शॉर्ट सर्किट होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसका इंपीडेंस निकाला जा सकता है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाय करंट शॉर्ट सर्किट। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इंपीडेंस निकल जाएगा। तो एक्स इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, वो होता है x1 प्लस x2 डैश दैट इज x2 बाई के स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आती है वो z इक्विवेलेंट 1 स्क्वायर माइनस r इक्विवेलेंट 1 स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट, ऐसे करके इसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है कि ऐसे करके अपन तीन चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो ये अपने कैलकुलेशन किया, एक ये कैलकुलेशन किया, एक ये कैलकुलेशन किया, और एक ये लॉस कैलकुलेशन किया। तो ऐसे अपन ने चार चीजें कैलकुलेशन कर लिया है, चार चीजें कैलकुलेशन कर लिया है। और वैसे अपन कैलकुलेशन करना चाहिए W शॉर्ट सर्किट बराबर V शॉर्ट सर्किट I शॉर्ट सर्किट इंटू कॉस ऑफ फाई शॉर्ट सर्किट। तो कॉस फाई शॉर्ट सर्किट भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि तीनों बाकी की रीडिंग गिवन होती है। ये इसका अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, इसमें इसको इग्नोर कर देते हैं कोर पैरामीटर को। तो बाकी के जो है ये दोनों मिला के R इक्विवेलेंट होता है, ये दोनों मिला के X इक्विवेलेंट होता है। आ से R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ओके, फिर R2 कैसे निकलेगा? R2 वैसे आधा आधा होता है, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। तो X इक्विवेलेंट 1 की जो वैल्यू होती है, X इक्विवेलेंट 1 की जो वैल्यू होती है, या R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू होती है, या R इक्विवेलेंट 1 होता है। R इक्विवेलेंट 1 की जो वैल्यू होती है, R इक्विवेलेंट 1 की जो वैल्यू होती है वो ट्वाइस ऑफ R1 होती है, और X इक्विवेलेंट 1 की जो वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ X1 होती है। ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये दोनों बराबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा फंडामेंटली भी कि ये पहली बात है, ये टेस्ट जो करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं, लो वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं। जबकि इससे पहले वाला ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को ओपन रख रहे थे। ओपन हमेशा हाई वोल्टेज को रखा जाता है, शॉर्ट लो वोल्टेज को किया जाता है। ओपन हाई वोल्टेज को रखा जाता है, शॉर्ट लो वोल्टेज को किया जाता है। तो ये तो दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस। अब अपन एक पैरामीटर्स की बात करते हैं और एक जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक गिवन ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर की रीडिंग दे रखी है अपन को। क्या रीडिंग दे रखी है ट्रांसफार्मर की? ट्रांसफार्मर की रीडिंग दे रखी है, ट्रांसफार्मर है 200/400 5 kV। ओके, 200/400 5 kV ट्रांसफार्मर है। तो इसकी रेटेड वैल्यू ऑफ करंट आएगी, वो प्राइमरी साइड में रेटेड वैल्यू ऑफ करंट कितनी आएगी? 5000 डिवाइडेड बाई 200.25। इधर की जो करंट होगी वो 25 एम्पियर होगी, और इधर की साइड की जो करंट होगी वो 12.5 एम्पियर। ओके, ये रेटेड वैल्यू ऑफ करंट है। तो क्या करेंगे, इसको लो वोल्टेज साइड को क्या कर देंगे, लो वोल्टेज साइड को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, हाई वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, हाई वोल्टेज। तो इसकी रीडिंग आ गई, शॉर्ट सर्किट इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, 100 वाट, 100 वाट। करंट शॉर्ट सर्किट की रीडिंग आ गई है, करंट शॉर्ट सर्किट की रीडिंग आएगी 12.5 एम्पियर। ये इसकी रीडिंग आ गई। वाट मीटर की जो रीडिंग आ गई W शॉर्ट सर्किट, दैट इज
1200 वाट, 1200 वाट ये शॉर्ट सर्किट इसकी रीडिंग आ गई। ये रीडिंग है, ये तीन रीडिंग गिवन है, ये तीन रीडिंग गिवन है। इन तीनों रीडिंगों से अपन को सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, R इक्वलेंट 1 निकालेंगे, R इक्वलेंट 1। तो R इक्वलेंट 1 क्या होता है, वाटमीटर की रीडिंग अपॉन आई स्क्वायर, W शॉर्ट सर्किट, W शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई आई शॉर्ट सर्किट होल स्क्वायर। W शॉर्ट सर्किट हो गया 1200, आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर कितना हो गया 12 इंटू 12.5। सो ये कितना हो गया 1200 बाई 125, 0 गुणा 125, 0 0 0 को मैं 100 कर देता हूँ इंटू 100। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से इसको भाग दिया तो 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, 240, 240। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। फिर 5 से इसको करेंगे तो 25, और 5 को इससे करेंगे तो 80, 48। तो ये वैल्यू होगी 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। मैं इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो ये 100 हो जाएगा। तो 16 गुना 48, 16 गुना 48, 16 गुना 48 मीन्स 48 इंटू 16, 16 8 6 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 48 48, 8 8 16 को छिपकर 7 776 बटा दैट इज 7.68 ओम। सो R1 की वैल्यू आ गई है इसका आधा, 7.68 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.1684, 3.84। R2 डैश की वैल्यू आ गई 3.84। वैसे R2 की वैल्यू कितनी आई, R2 की वैल्यू है, वैसे R2 की जो वैल्यू है वो R2 की वैल्यू क्या होती है, R2 डैश जो होता है बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डैश होता है। सो R2 डैश की वैल्यू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 की वैल्यू आ गई के स्क्वायर मतलब टर्न रेशियो का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, उधर जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाई वोल्टेज साइड में जाएगा, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड में ले रखा अपन ने, नहीं अपन ने जो ट्रांसफॉर्मर ले रखा है वो HV साइड ले रखा है, और इसको मैं LV साइड में शिफ्ट करता हूं। HV साइड में ले रखा है, LV साइड में शिफ्ट करता हूं, HV साइड ले रखा है, LV साइड में शिफ्ट करता हूं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 3.84 डिवाइडेड बाई 4, तो 9 9 चौक 36 बचा पॉइंट का बचा 2 4 6.96 ओम। अब अपन एक्स इक्वलेंट निकालते हैं, एक्स इक्वलेंट निकालते हैं। एक्स इक्वलेंट की वैल्यू निकालने से पहले जेड इक्वलेंट निकाल लेते हैं। जेड इक्वलेंट 1, जेड इक्वलेंट 1 होता है वोल्टेज शॉर्ट सर्किट अपॉन करंट शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट यहाँ पे गिवन है 100, करंट शॉर्ट सर्किट इसमें है 12.5, दोनों का रेशियो करें तो 8 ओम होता है, 8 ओम आ गया। तो 8 ओम में एक्स इक्वलेंट 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो एक्स इक्वलेंट की वैल्यू 1 होगी, जेड इक्वलेंट 1 स्क्वायर माइनस आर इक्वलेंट 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस दिस आर इक्वलेंट, नो दिस आर इक्वलेंट 1 माइनस 7 पॉइंट, दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 7.68 स्क्वायर,
Okay, whatever the value. And x1 is half of that. x1 is equals to x equivalent 1 divided by 2, and x2 is equals to x equivalent 1 divided by 2 divided by 4 by 8 by 2 by 4 by 2 by 4. Okay, this is the way we can easily find out. This is the way we can easily find out the winding parameter. Thus, the x equivalent leakage reactance and the resistance equivalent, and the loss. This is the loss. This is known as winding loss, variable loss, or maximum full load losses. So this is the way we can easily find out the transformer test, to find out the open circuit and short circuit tests and calculations. So this is a very easy way to calculate the transformer losses, the transformer parameters. In the open circuit test, the core parameters. In the short circuit test, winding parameter. Winding parameter means R1, X1. R equivalent to 1, X equivalent to 1, R2, X2. So all these parameters we can easily find out by using the short circuit test. So these two tests are very good to find out the efficiency also. So why the efficiency? Because in the efficiency calculation, the two things are required to calculate. One is efficiency is equal to power output upon power output plus losses, that is the one is the copper loss, full load copper loss, and other is the core loss. So the output divided by output plus the copper loss is W short circuit, and the core loss means W open circuit. So in this way we can easily find out the efficiency of the transformer. So these are the things we required. I have the long years of experience to teach the electrical engineering student for the different machines, circuit analysis, control system, power electronics, power system. So definitely you'll enjoy a lot with my lecture, and you understand how these things are calculated, and the different lectures are available. Even though you having any problem, then you can mail me, message me, so I will be simplify your problem, and I will have a lecture to simplify that for you. So definitely you will enjoy a lot. आप इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, otherwise you will subscribe it and share it. Definitely it is benefit for you. Thank you. Thanks a lot.